प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य का अध्ययन करेंगे। वाक्य की परिभाषा और उसके अंग पढ़ेंगे। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं। आप जानते हैं कि भाषा की लघुतम इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। और आपने इतना भी पढ़ा होगा, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। मतलब आपने वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य इतना पढ़ा है। वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। ठीक है। लेकिन आप इसमें एक बात और भी जोड़ लें कि जब वाक्य बनता है शब्दों से, तो उससे पहले शब्द पद भी बनते हैं। शब्द पद का रूप लेते हैं। मतलब वर्ण से शब्द बने, शब्द से पद बने और पद से वाक्य बने। आप व्याकरण के 4 अंग पढ़ेंगे। किताबों में भी आपने देखा होगा, व्याकरण के 4 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। मतलब वाक्य बनने से पहले, जब शब्द वाक्य बनते हैं, उससे पहले पद बन जाते हैं। पद कैसे? जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, मतलब उसके ऊपर लिंग वचन आदि का प्रभाव होता है, नियमों में बन जाता है जो शब्द, उसको पद कहते हैं। और भी आसान भाषा में आप समझ लें तो जब वाक्य में कोई शब्द प्रयोग हो जाता है तो वह पद कहलाता है। ठीक है। तो वाक्य किससे बने? वाक्य बने पदों से, न कि शब्दों से। इसमें आपने बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहिए। सार्थक शब्दों का जो समूह होता है वो क्या हो जाता है? पद बन जाता है। और व्यवस्थित समूह कहे तो और भी बेहतर है। तो इसकी जो वाक्य की परिभाषा क्या हुई? परिभाषा पदों का समूह जो व्यक्ति के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हो, उसे वाक्य कहते हैं। दोबारा से लिखेंगे। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा लिख दें। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां मैंने सार्थक शब्दों का ऐसा समूह लिखा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पदों का ऐसा समूह है। क्योंकि पद जब बनता है तो वो सार्थक ही होता है। उसके ऊपर उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, अगले शब्द और पिछले शब्द से उसका मेल होता है, तो वो व्यवस्थित
होता है वो, इसलिए मैंने यहाँ पद नहीं लिखा, ब्रैकेट में यहाँ पद लिख सकते हैं। सार्थक शब्दों ब्रैकेट में लिख देंगे पदों का ऐसा समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहते हैं। अब शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य कहते हैं, आपने ये पढ़ा है। अब शब्द जब पद के रूप में प्रयोग होते हैं तब वाक्य बनते हैं, मतलब वाक्य पद बनाते हैं न कि शब्द। यदि 1 नंबर का प्रश्न ये भी आता है कि वाक्य डैश से बनता है और ब्रैकेट में शब्दों या पदों लिखा हुआ हो, तो आप शब्दों को नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, पदों से बनते हैं वाक्य, पदों से बनते हैं। ठीक है, ये तो उसकी संपूर्ण परिभाषा। लेकिन एक बात इसमें आपको और भी समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी वाक्य लिखा है उससे व्यक्ति के भाव या विचार अच्छी तरह से समझ में आ जाने चाहिए, अधूरा कोई अर्थ न दे। अब मान लो मैंने एक वाक्य लिख दिया, मोहन स्कूल जाता, ये लिख दिया। क्या ये वाक्य है? ये वाक्य पूरा वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कोई स्पष्ट विचार या स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। मोहन स्कूल जाता, अब जाता है या कोई और बात कहना चाहता है करता, तो यहाँ जो है अधूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए वाक्य नहीं है। वाक्य तब बनेगा जब इसके पीछे हम जाता है लिखेंगे, अब इसका स्पष्ट अर्थ निकलता है। तो जब शब्दों का समूह, पदों का समूह, यदि शब्दों का कहो तो सार्थक शब्दों का समूह, या यूं कहो जब पदों का समूह भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहते हैं। अब हम वाक्य के अंग के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के अंग, वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य। नंबर 1 क्या है? उद्देश्य। और नंबर 2 है विधेय। अंग्रेजी में इनको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 वाक्य के अंग हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब आप समझेंगे उद्देश्य किसे कहते हैं, क्या होता है उद्देश्य, वाक्य में उद्देश्य कहाँ होता है, कौन सा शब्द होता है। मैंने एक वाक्य लिख दिया, विद्यार्थी सफल हो सकते हैं। विद्यार्थी सफल हो सकते हैं, ये मैंने वाक्य लिखा। अब इसमें हम देखेंगे उद्देश्य क्या है, किसे कहते हैं उद्देश्य। ध्यान देंगे, उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके बारे में, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा गया हो, उसे उद्देश्य कहते हैं। और अच्छी तरह से समझें तो कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जो भी वाक्य में कर्ता होगा उसको क्या होता है, वो उद्देश्य है। अब यदि मैं इस वाक्य को लिखकर ये पूछूं कि इसमें उद्देश्य छांटिए, तो आपने ये लिखना है उद्देश्य, इस तरह से। ये जो है उद्देश्य है, क्योंकि इसके बारे में कहा गया है। और कर्ता या किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो भी कुछ कहा गया है, कोई क्रिया है या क्रिया के बारे में कहा गया है,
क्रिया के विशेषण कर्म के बारे में कहा गया है। तो जो भी सारा कर्ता के बाद का जितना भी पोर्शन आता है, जो भी शब्द आते हैं, वे सारे के सारे विधेय होते हैं। मतलब कर्ता के बाद वाले शब्द जो हैं सारे विधेय होते हैं। कर्ता के बारे में जो कुछ कहा गया है उसको हम विधेय कहते हैं। अब छांट दोगे, यदि मैं वाक्य बोल दूं और उसमें लिखूं कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांटिए, तो एक वाक्य में लिखता हूं, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ये मैंने एक वाक्य लिखा। अब इसमें छाटेंगे उद्देश्य क्या है, बच्चे अपने आप बता देंगे। जो करता है उद्देश्य, और जो भी सारा बच गया ये क्या हो गया, विधेय। कर्ता के बारे में जो कहा गया हो, कर्ता के बारे में कथन, जो भी कर्ता के बारे में कहा गया है वो विधेय है। तो वाक्य कितने होते हैं, 2, उद्देश्य और विधेय। कई बार एक प्रश्न आता है, उद्देश्य विस्तार और विधेय विस्तार छांटी। मतलब ऐसा वाक्य लिखिए जिसमें उद्देश्य विस्तार भी हो और विधेय विस्तार भी हो। अब एक वाक्य लिखते हैं, मान लो कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। पहले तो ये होगा कि वाक्य में सबसे जरूरी क्या है, वाक्य में क्रिया होती है। वाक्य बिना कर्ता के भी हो सकता है, बिना कर्म के भी हो सकता है, वाक्य में क्रिया होनी जरूरी है। ठीक है, तो चलता है क्रिया है, करता है धीरे धीरे, 3-4 शब्द आएंगे। अब कर्ता के लिए या कर्ता के साथ, कर्ता के बारे में बताने वाले और शब्द कर्ता का विस्तार कहलाते हैं, उद्देश्य विस्तार कहलाते हैं। अब मान लो इस कछुए के बारे में कोई विशेषण शब्द आगे दिया हुआ हो, या इसके बारे में बताने के लिए कोई और शब्द हुआ आगे, तो वो उद्देश्य का विस्तार होगा। अब मान लो जैसे ये कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो इसके आगे मान लो एक शब्द लिख दिया बूढ़ा, बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो ये जो है, ये कछुआ की जो विशेषता बताई है या कछुआ के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो उद्देश्य विस्तार है। अब जैसे इसी तरह से सूर्य पूर्व में उदय होता है। अब सूर्य से पहले यदि मैं यूं लिखूं, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो ये ऊर्जा का स्रोत है, ये उद्देश्य विस्तार है, ये उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, अब मान लो जैसे विद्यार्थी सफल हो सकते हैं, ये है। अब मैं यहाँ मेहनती लिखूं, मेहनती विद्यार्थी, तो मेहनती जो है ये उद्देश्य का विस्तार है। क्लियर? इसी तरह से विधेय विस्तार है। विधेय जैसा कि मैंने अभी बताया था कि क्रिया तो वाक्य में होगी ही, तो क्रिया अकेली जो क्रिया होती है वो विधेय है। यूँ कह सकते हैं, मोहन चलता है, तो चलता है क्या होगा, विधेय है। वह कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब इस क्रिया के बारे में देखिए, यहाँ तो कर्ता के बारे में बताया जा रहा था, और यहाँ क्या होगा, क्रिया के बारे में जो भी उसके विशेषण शब्द प्रयोग किए जाएं या और कोई शब्द ऐसे आ जाएं, वो सारे के सारे जो है विधेय का विस्तार होता है। अब चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे जो शब्द हुआ ये विधेय विस्तार हुआ।
उदाहरण के लिए जैसे मान लो मैंने इसमें लिख दिया ऊर्जा का स्रोत सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो विधेय तो इसमें उदय होता है और विधेय का विस्तार पूछें तो फिर इसके ये हो जाएगा पूर्व में। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़े कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और उद्देश्य विधेय इनके बारे में पढ़ा। तो आशा है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गए होंगे। इनका आप अभ्यास करना और कल हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।